आगे कहते कि हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। रिलीफ बांटी जाती है बाढ़ पीड़ितों को, कुछ खाने की सामग्री, कुछ दवाइयाँ, कुछ वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। तो रिलीफ के डॉक्टर थे, गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। देखिए पशु प्रेम, और अपने पालतू कुत्ते को भी वो साथ में लेकर के आया, क्योंकि बाढ़ से पीड़ित इलाकों में यदि आप किसी पालतू को साथ में रखते हैं तो उसकी भी जान बचाने का दायित्व, जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, अर्थात बुरी तरह से डर गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। ऐसा कहा उन्होंने। बीमार नौजवान चप से पानी में उतर गया। यानी वो कुत्ते को भगाने की बात करने लगे तो बीमार नौजवान भी वापस उस नाव से उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। उसने कहा कि हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा भाई, कुत्ते को साथ में लेके जाएंगे। तो इस प्रकार सच में यदि आप किसी पालतू को पालते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी जान की रक्षा करें, उसको संभाल कर रखें, उसकी सेहत का ध्यान रखें। तो ऐसा ही किया उस बीमार नौजवान ने भी। तो वो नौजवान उतरा तो क्या उसके साथ उसका कुत्ता भी उतरा। देखते हैं आगे। उन्होंने कहा कि फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। और कुत्ते का क्या विचार रहा होगा? उसका विचार रहा होगा कि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, ऐसा विचार रहा होगा उस कुत्ते का। परमान नदी बाढ़ में डूबे हुए मुशहरी, एक मुशहरों की बस्ती उसका नाम है, मुशहरी में हम राहत बांटने गए। आगे की चर्चा कर रहे हैं, आगे का वर्णन बता रहे हैं कभी कि खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर लोग खा रहे हैं, क्योंकि खाने को अनाज नहीं था। इस कारण बाढ़ में डूबे हुए लोग मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे थे। तो किसी तरह जी रहे थे, उनको जीना था, इसलिए कुछ खा करके अपना जीवन चला रहे थे। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। वहां ढोलक और मंजीरे बजाए जा रहे थे। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर, ऊंची जगह मचान क्या होता है? अपने धरातल से, जमीन से कुछ स्थान, कुछ ऊंचे स्थान पर बैठने की जो जगह होती है उसको मचान कहा जाता है। तो वहां मचान बनाकर क्या किया है उन्होंने? स्टेज की तरह बनाया गया था। मचान स्टेज की तरह बनाया और बलवाही हो रहा था। ये प्रसिद्ध नृत्य है, बलवाही नृत्य। तो बलवाही हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ, नट जो ऐसे नाटक करते हैं, ऐसे दृश्य करते हैं, तो वो काला कलूटा था, लाल साड़ी पहनी हुई थी। ऐसा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, अर्थात वह किसी दुल्हन का रोल निभा रहा था। यानी वह धानी है, घरनी धानी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है। यानी उनके यहाँ कोई नाटक या ऐसा कोई संगीत से संबंधित या लोक घटना पर आधारित दृश्य वो कर रहे थे। तो वहाँ ऐसी कोई महिला है जो घर छोड़कर जा रही थी। धानी का मतलब घर की स्वामिनी। तो मायके जा रही थी और उसका घर वाला, यानी उसका जो पुरुष है, उसका पति है, उसको मना कर लौटाने गया है। उसी का वर्णन वहाँ किया जा रहा था। एक तरह से हम कहते हैं उसको फिल्माया जा रहा था। तो इस पद के साथ ढोलक पर द्रुत ताल बजाने लगा। क्या था वो? धागिड़ धागिड़ चके के धुम धुम, चके के धुम धुम, चके के धुम धुम, इस प्रकार वो बजाया जा रहा था। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। अर्थात बाढ़ की चिंता से दूर सब मस्त हो रहे हैं, किसी को कोई तनाव नहीं है। तो एक हंसी, एक खिलखिलाहट उस पानी के साथ में लहरें ले रही है। और हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? लेखक ने ऐसा ही सोचा कि क्या हम उनको खाने के लिए सामान, कुछ वस्त्र या कुछ दवाइयाँ दे करके ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी दे पाएंगे क्या? क्योंकि वो अपने आप में मस्त है, प्रसन्न है।
आगे लिखते हैं कि शास्त्री जी आप कहाँ हैं। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। अर्थात बलवाही नृत्य से जुड़े हुए हैं, बलवाही नृत्य की यादों से जुड़े हुए हैं भोलानाथ शास्त्री, जो मित्र हैं लेखक के। तो उनकी याद जब भी बलवाही नृत्य देखते हैं तो उनको आ जाती है। कहते हैं कि एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुरा में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी, और मैं उस समय बालचर होता है, बॉय स्काउट जो होता है, तो बालचर था। लेखक कहते हैं अपने बारे में कि मैं उस समय बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला, केले का पौधा होता है तो उससे नाव जैसा रूप बना लिया जाता है, जिससे तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था या फिर बाढ़ से बचने का प्रयास किया जाता था। तो यहां यही कह रहे हैं कि गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। आगे कहते हैं कि और वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी जल विहार करने निकले थे। तो यहां क्या घटना घटी, गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव कुछ सजे धजे और युवक युवतियों की टोली, सजे धजे युवक और युवतियों की जो टोली है, उससे किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। यानी कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए वो टोली युवक और युवतियों की वहां निकली थी। क्या हुआ वहां, क्या घटित हुआ, नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, अर्थात जिसमें चाय कॉफी इत्यादि बनाई जाती है, तो वो चढ़ी हुई थी। बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। क्या बात है। तो नाव पर ऐसी पार्टियां की जा रही थी। एक लड़की प्याले में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी, अर्थात वहां भी पार्टी का आनंद लिया जा रहा था। आगे कहते हैं कि शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गे से नाव खेल रहा था। यानी नाव को आगे बढ़ाने का जो बांस से चलाने का जो यंत्र होता है उसको लग्गी कहा जाता है, तो उससे वो नाव को खेल रहा था, अर्थात नाव को आगे बढ़ा रहा था। आगे लेखक कहते हैं कि दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। किसी फिल्म का दृश्य यहां लग रहा था। आगे लिखते हैं कि पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, और वो क्या था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, इस प्रकार वो गाना बज रहा था। तो किस जमाने की बात कर रहे हैं लेखक। आगे कहते हैं कि हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छत पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी। यानी शोरगुल एक साथ बढ़ गया। इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। ऐसा ही हुआ जब वो युवक और युवतियां वहां पहुंचे तो उनकी ध्वनि भी गूंजी। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, आवाज का जो मेल हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। यानी वो जो ध्वनि हुई, वो जो आवाज हुई, बड़े से बड़े संगीत निर्देशक, म्यूजिक डायरेक्टर हम कहते हैं, वो भी तैयार नहीं कर पाते हैं इस प्रकार का संयोजन, ध्वनि का संयोजन। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और काले पड़ गए, क्योंकि वो आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी। जो भी उन्होंने कहा 3 बार 4 बार प्रतिध्वनित हुई। आगे लेखक लिखते हैं कि नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था, एक ही ट्रांजिस्टर था, जिसके कारण क्या हो रहा था, अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, अर्थात पूरे दम के साथ में अपना गाना बजा रहा था। और क्या था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहे लो, उहू न आ रहे लो है। तो
वहां की जो भाषा थी उसी भाषा में वो गाना बज रहा था। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया है, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते लड़ते इंजीनियरों की जीत हो गई। यानी इंजीनियर जीत गए, जिससे पानी को रोक लिया गया, बाढ़ को रोक लिया गया। ऐसा विचार करने लगे लेखक। शायद या कोई दैवी चमत्कार हो गया, या फिर ऐसा लगा कि भगवान की ऐसी कोई कृपा हो गई जिससे पानी रुक गया, बाढ़ रुक गई। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी। अर्थात उन्होंने वर्णन किया कि चारों फ्लैटों की जो रोशनी थी वो जल रही थी और बुझ रही थी। लोग जाग रहे थे, तो वहां फ्लैट्स की बत्तियां, उन्होंने वर्णन किया उस समय का कि जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने भी सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, जब भी कोई दुर्घटना, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो कुत्ते रुदन करते हैं, अर्थात कुत्ते रोने लगते हैं। तो यही स्थिति वहाँ की हो रही थी। उन्होंने कहा कि कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। क्या कहती है? चुप चुप, ऐसे करके उनको चुप करा देती है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई। कौन से स्वजन? जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णापुरी बोरिंग रोड के अथाह जल से गिरे हैं। अचानक उन मित्रों की, उन संबंधियों की, उन अपने लोगों की याद आई। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। चोंगा अर्थात रिसीवर होता है फ़ोन का, तो वो उठाया उन्होंने। उस समय मोबाइल इत्यादि तो थे नहीं, तो लैंडलाइन फ़ोन थे, तो उन्होंने रिसीवर यानी चोंगा उठाया और बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा था। इसका मतलब फैन लगता है फ़ोन डेड था। क्या लिखा है आगे कि कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, इसी सोच में आगे बढ़ते चले गए। लिखा उन्होंने कि कुछ भी लिखना संभव नहीं, कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, यानी फिर से मेरी जो पुरानी यादें हैं उनको जगाऊं, उनको याद करूं तो अच्छा है लिखने के बजाय, क्योंकि अभी लिखने का मूड नहीं है। कवि हो चाहे लेखक हो, उनको मूड की आवश्यकता होती है। मूड बनता है तो रात को 12-1 बजे भी उठ करके वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो मूड नहीं था लेखक का, उनका मूड था पुरानी स्मृतियों को, पुरानी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करने का। लेखक आगे लिखते हैं कि फिर से मैं पुरानी स्मृतियों को जगाऊं, और पुरानी यादों को जगाते हुए वो लिखते हैं कि अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। आसन्न प्रसवा, गाय का मतलब जो अभी अभी किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे आसन्न प्रसवा कहा जाता है। तो वो लेखक की ओर टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, भूली बिसरी याद नहीं। एक बार फिर से उनकी यादें परिवर्तित हुई। आगे लिखते हैं कि बेहतर है आंख मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। आगे लिखते हैं कि अच्छा है यादें नए ताजा करके एक बार फिर से सफेद भेड़ों के झुंडों की याद ताजा करूं। यहां सफेद भेड़ों के झुंड किसे कहा है? बाढ़ का जो पानी है वो झाग उंडेलता हुआ आगे बढ़ता है, और वो झाग भेड़ के ऊन, भेड़ के जो बाल होते हैं उससे वर्णन किया है, उसी की तुलना की गई है यहाँ। तो उसी के लिए कहते हैं कि बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। अर्थात जो सफेद रंग था उन भेड़ों का काला रंग हो गया। ऐसा क्यों? बार बार आंखें खोलता हूं, मूंदता हूं, अर्थात खोलता हूं, बंद करता हूं, काले को उजला करना चाहता हूं,
भेड़ के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़, काले भूरे भेड़, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। आई देखो ऐसे गेचे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। अर्थात वहां की भाषा में कहा गया कि जल आ गया है। क्या कहा उन्होंने कि आई देखो ऐसे गेचे जल, अर्थात जल आ गया, पानी आ गया है, तो मुझे झकझोर कर जगाया गया। यानी मैं कुछ निद्रा में पहुंच चुका था, लेखक को हल्की सी नींद आ गई थी ऐसा लगता है, तो उनको झकझोर कर जगाया गया। घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रखे लोग है, आ रखे लोग है पनिया। लोग बातें कर रहे थे कि पानी आ रहा है, आ रहा है। नींद आ गई थी, 5:30 बज चुके थे, उनको जगाया गया। हो राम सिंगार, हो मोहन रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। उन्होंने वर्णन किया किस प्रकार फेन लिए, मुंह पे फेन लिए, अर्थात मुंह में झाग लिए हुए पानी आगे बढ़ता जा रहा है। आगे लिखते हैं कि ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था, वैसा ही पानी झाग लिए हुए आगे बढ़ रहा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल, यानी किलोल खेलते कूदते हुए बच्चों का दल भी उस पानी के साथ में आगे बढ़ रहा था। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद रहे थे। क्यों बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। लेखक को लगा जैसे बच्चे कूद रहे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं थे, वो पानी उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। तो लेखक को लगा जैसे बच्चे कूद रहे हैं। आगे लिखते हैं कि पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया, यानी पानी बढ़ता हुआ आगे जा रहा था। लेखक उस पानी को देखने के लिए छत पर पहुंचे। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। सशक्त अर्थात बहुत तेजी से बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, अर्थात वहां पानी एकत्रित हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, और वो पानी ऐसा लगता है जैसे पानी नाच रहा हो। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? करंट का मतलब स्पीड, पानी की जो गति है वो कितनी तेज है। कह रहे हैं करंट कितना तेज है? सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवार की ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही है, यानी सामने जो ईंट की दीवार थी उस दीवार की ईंट भी जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। आगे लिखते हैं अपनी आंखों से देखा हुआ हाल वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यदि अभी मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूं, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। तो लेखक ऐसा ही सोच रहे हैं, लेखक ऐसा ही सोच रहे हैं कि मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मैं इस घटना को, इस बाढ़ की घटना को साक्षात रिकॉर्ड कर लेता, संजो लेता। आगे लिखते हैं कि अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई, अर्थात हरियाली गायब हो गई, अर्थात पानी में डूब गई। अब हमारे चारों ओर पानी ही नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, अर्थात वो पानी कैसा लग रहा था? क्योंकि झाग थे, झागों के कारण लग रहा था लेखक को कि भूरे रंग के भेड़ों के झुंड थे। वो भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी गई, चली गई, अर्थात देखते ही देखते चाय वाले की जो झोंपड़ी थी वो भी पानी के साथ में बह गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता। लेखक एक बार फिर सोचते हैं कि काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है
कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेखक ऐसा सोचते रह गए। यदि ऐसा होता तो शायद वो कुछ रिकॉर्ड कर पाते, लेकिन उनके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो ये था लेखक फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित रिपोर्टाज इस जल प्रलय में, जो जीवंत सजीव वर्णन था बाढ़ का। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप जब भी बाढ़ आए सतर्क रहें, सावधान रहें। जी हाँ, ऐसा तो है ही, साथ में जिस प्रकार लेखक ने जीवंत घटना का सजीव वर्णन किया है उसी प्रकार आप भी लिखने का प्रयास करें। किसी घटना का, किसी दृश्य का वर्णन लिखने का प्रयास करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।